आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अपनी बत्तीसी को हिलाते हुए वह खोपड़ी भयानक हंसी हंसने लगी। स्वागत है मेरे मालिक। इस दुनिया में अंधेरा कायम रखने के लिए आपका स्वागत है। तुम्हारे आह्वान को मैं स्वीकार करता हूँ रक्षा। मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर मानव रूप में दुनिया में आऊंगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस दुनिया में अंधेरा फैलाएंगे। कुछ देर बाद खोपड़ी सामान्य हो जाती है। अपना सामान समेटकर रक्षा भी वहां से अपने घर चली जाती है। अपने मकसद में सफल होने के लिए रक्षा एक सीधी साधी लड़की बनकर गांव में रहने वाले अनाथ दीपक के साथ अपना मेल जोल बढ़ाने लगती है। दीपक भी जल्द ही रक्षा के बहकावे में आ जाता है और उसके प्रेम पाश में उलझ जाता है। कुछ दिन बाद दीपक और रक्षा की शादी हो जाती है। दीपक, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये घर छोड़कर कहीं नई जगह जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें। दीपक रक्षा की असलियत से अनजान था, इसलिए वह रक्षा के साथ एक नए घर में जाने को तैयार हो जाता है। रक्षा, ये कैसा घर है? यहाँ से तो गांव भी 2 मील दूर है। एक तरफ शमशान है और दूसरी तरफ घना जंगल। क्या तुम्हें सचमुच लगता है हमें यहाँ रहना चाहिए? दीपक, ये मेरे पिता का मकान है। वो चाहते थे कि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत इसी घर से करूं। ऐसा समझ लो कि ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। रक्षा के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपक आगे कुछ नहीं कह पाता और रक्षा के साथ उस घर में रहने लगता है। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। आधी रात का समय था। अचानक ही दीपक को शमशान भूमि से कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था बाहर जंगली जानवर सुर में सुर मिलाकर रो रहे हों। वो भयानक आवाजें सुनकर दीपक का दिल दहल रहा था। जानवरों की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डर से दीपक का गला सूखने लगा था। अपने गले को तर करने को जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी रक्षा उसके बिस्तर पर नहीं है। हे भगवान, इतनी रात को रक्षा कहाँ चली गई? कहीं रक्षा किसी खतरे में तो नहीं है? दीपक दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। दीपक दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। बाहर हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही पेड़ के ऊपर से 2 चमकती हुई आंखें आकर दीपक के ऊपर कूद पड़ी। दीपक के मुंह से चीख निकल गई थी क्योंकि वो आंखें एक काली बिल्ली की थी जो न जाने क्यों दीपक के ऊपर कूद गई थी। खुद को संभालते हुए दीपक 2-4 कदम आगे बढ़ा तो सामने ही उसे शमशान दिखाई देने लगा। शमशान की चुप्पी दीपक के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। तभी उसे सामने से कोई साया अपनी ओर आता दिखाई देने लगा। अंधेरा होने के कारण दीपक चेहरा देखने में समर्थ नहीं था, लेकिन पायल की लगातार आती छम छम की आवाज से इतना समझ आ रहा था कि वह अवश्य ही कोई स्त्री है। दीपक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। छिपकर उसने देखा कि वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी पत्नी रक्षा थी। रक्षा के होठों पर खून लगा हुआ था और किसी राक्षसी की तरह उसके नाखून पैने और लंबे दिखाई दे रहे थे। उसके नाखूनों से भी टप टप खून बह रहा था। अरे ये हो क्या रहा है? आधी रात को रक्षा कहाँ से आ रही है?
और उसके मुंह पर खून कैसे लगा है? दीपक भी रक्षा के पीछे पीछे अपने घर में घुस जाता है। रक्षा, ये तुम आधी रात को आखिर कहाँ गई थी? दीपक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर निकल गई थी। तो फिर ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? अरे कुछ भी तो नहीं। दीपक देखता है कि अब रक्षा का मुंह बिल्कुल साफ हो गया है और उसके नाखून भी बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं। दीपक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पल पहले उसने जो देखा था वो सच है या अब जो वो देख रहा है वह सच है। काफी रात हो गई है दीपक, सो जाओ, हम कल बात करते हैं। परेशान होकर वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया था। एक दिन रक्षा दीपक को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। रक्षा के माँ बनने की खबर सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है। रक्षा, मैं तो दिन में काम पर चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर घर पर अकेली ही रह जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये कुत्ता लेकर आया हूँ। रक्षा का पेट हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा था, जबकि उसकी सेहत गिरती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। रक्षा, अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं और अभी से तुम्हारा पेट निकल गया है। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ये? अरे ये तो अच्छी बात है ना, पेट बढ़ रहा है मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है। एक दिन दीपक दोपहर में अचानक घर लौट आता है। घर पहुंचकर जब वह अपने कमरे में जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसके कमरे में फर्श पर उसका पालतू कुत्ता खून से लथपथ पड़ा हुआ था और रक्षा अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ फाड़ कर उसे खा रही थी। रक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, तुम मेरी रक्षा नहीं हो सकती। सच बताओ, कौन हो तुम और मेरी रक्षा कहाँ है? ठीक है, आज तू पूरा सच सुन ही ले। वैसे भी तेरी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। मेरे मालिक के आने का समय हो चुका है। मैं कोई रक्षा बक्षा नहीं हूँ। मेरा नाम नीलंबरी है और मैंने तुझसे शादी बस अपने मालिक को इस दुनिया में लाने के लिए की है। तू बार बार पूछता था ना, मेरा पेट 5 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया? तो सुन, मेरा पेट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि मेरे पेट में कोई इंसानी बच्चा नहीं है, शैतान है, शैतान। कुछ ही पलों में वो आने वाला है। जानता है मेरे मालिक की खास बात क्या है? वो नरभक्षी है। तेरे जैसे नर्म शरीर वाले इंसानों का मांस खाकर वो बहुत खुश होते हैं। अचानक ही रक्षा का रूप बदलने लगता है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े होकर उसके मुंह से बाहर तक निकल जाते हैं। उसका सुंदर चमकता रंग धुएं की तरह काले रंग में बदल जाता है और चेहरे पर जगह जगह झुर्रियां दिखाई पड़ने लगती है। अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर दीपक घबरा जाता है और वहां से उल्टे पांव भागने की कोशिश करने लगता है। तभी रक्षा की उंगलियों के नाखून लंबे होने लगते हैं और तलवार की तरह दीपक की गर्दन में धंस जाते हैं। दीपक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। दीपक को कुर्सी से बांधने के बाद अचानक ही रक्षा दर्द से चिल्लाने लगती है। दीपक अपनी विस्मय से खुली हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था। कुछ ही पलों में एक भद्दी और डरावनी शक्ल वाला राक्षस जमीन पर लेटा हुआ था। उस राक्षसी बालक के लंबे लंबे नाखून और लाल आंखें थी। उसका पूरा शरीर किसी छिपकली के जैसे चपटा और धारीदार था। उस बालक की एक लंबी पूंछ भी दिखाई दे रही थी। मेरे मालिक का इस दुनिया में स्वागत है। नरभक्षी आ गया नरभक्षी। अब हम राज करेंगे इस दुनिया पर। मेरे मालिक, आपकी भूख शांत करने के लिए मैंने भोजन का प्रबंध किया है, ये लीजिए।
रक्षा दीपक की ओर इशारा करती है। उसके इशारा करते ही नरभक्षी बालक लपक कर दीपक के सीने पर चढ़कर बैठ जाता है और देखते ही देखते अपने लंबे नाखूनों से उसके शरीर को चीर फाड़ देता है। दीपक के शरीर का मांस खाने के बाद अमावस्या तक आपको 2 और इंसानों का मांस खाना होगा, जिससे आपका शरीर विकसित होकर वयस्क हो जाए। मैं अमावस तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी मांस चाहिए। नरभक्षी की बात सुनकर रक्षा उसे गोद में लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाती है। वहां जाकर वे दोनों दफनाए हुए शवों को निकालकर खाने लगते हैं। रात्रि के तीसरे पहर कब्रिस्तान में शवों को नोच नोच कर अपनी भूख मिटाते उन्हें एक अघोरी देख लेता है। इंसानी मांस को तो इस तरह से नोच नोच कर सिर्फ एक नरभक्षी ही खा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने नरभक्षी को इस दुनिया में बुला लिया हो? अघोरी बाबा जानते थे कि यदि एक बार नरभक्षी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया तो वह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक बार नरभक्षी मानव मांस का भक्षण करना शुरू कर देता है तो उसकी ताकत और आकार बढ़ता ही जाता है। असीमित शक्तियां प्राप्त करने के बाद नरभक्षी को रोक पाना संभव नहीं है। इस नरभक्षी को अभी खत्म करना होगा, क्योंकि इसके पास अभी शक्तियां नहीं है। लगता है गुरु जी के द्वारा दिए गए उस हस्ती शस्त्र का प्रयोग करने का समय आ गया है। अघोरी बाबा के गुरुदेव ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा था। अपना शरीर छोड़ते समय उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि उनके मरने के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जाए। भविष्य में वह अस्त्र किसी दुष्ट राक्षस को खत्म करने में काम आएगा। इसका मतलब गुरुजी को आभास था कि भविष्य में नरभक्षी का धरती पे जन्म होगा, इसलिए उन्होंने उसे निपटाने का अस्त्र मुझे पहले ही बता दिया था। अपने गुरु का दिया अस्त्र लेकर बाबा नरभक्षी की ओर बढ़ने लगते हैं। नरभक्षी गुस्से में बाबा की ओर देखता है, जिससे बाबा उछलकर दूर जा गिरते हैं। बाबा को जमीन पर गिरा देख नरभक्षी और रक्षा जोर जोर से हंसने लगते हैं। नरभक्षी जानवर की तरह लपकते हुए बाबा की सीनी पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से उनके शरीर पर एक के बाद एक वार करने लगता है। बाबा आंखें बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं और वह अस्त्र लेकर नरभक्षी के सीने में घोंप देते हैं। कुछ देर तक तड़पने के बाद नरभक्षी फिर से उठ खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या हो रहा है? गुरुदेव ने तो कहा था उनके अस्त्र से इस राक्षस का अंत होगा, लेकिन ये तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नरभक्षी से ध्यान हटाकर एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुदेव को याद किया। बंद आंखों में ही बाबा को उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा, सत्यनारायण, इस राक्षस को मारने से पहले इसकी माँ को खत्म करना होगा। इसकी माँ के मरते ही इसकी शक्तियां अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद ही तुम इसे खत्म कर पाओगे। गुरुजी से मार्गदर्शन पाकर अघोरी बाबा दौड़ते हुए अस्त्र लेकर रक्षा की तरफ जाते हैं और रक्षा के सीने में घोंप देते हैं और एक जोरदार चीख के साथ रक्षा जमीन पर गिर पड़ती है। रक्षा के खत्म होते ही नरभक्षी वापस शिशु रूप में आ जाता है। नरभक्षी की शक्तियों को कमजोर होता देख बाबा अस्त्र लेकर नरभक्षी की ओर आते हैं और उसके सीने में अस्त्र मारकर उसका भी अंत कर देते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ मेरी एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक पत्रकार था और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी, या ये कहूँ कि मैं उस जॉब के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि मैं अपाहिज हो गया हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मेरी दोनों टांगे नहीं हैं। मैं शुरू से ऐसा नहीं था। 4 साल पहले किसी ने मेरे शरीर का निचला हिस्सा छीन लिया। अपनी रिपोर्टर की जॉब के दौरान मैं बहुत डेयरिंग था और मुझे नई नई जगहों पर जाकर वहां की खबर लाने में काफी इंटरेस्ट था। मैं बहुत बार अलग अलग खतरनाक जगहों पर गया और ऐसी कई जगहों के बारे में सच्ची कहानियां सुनी जो किसी बहादुर इंसान के दिल में भी आतंक के बीज को बो सकती है। हालांकि मैं जिस जगह गया था उसके अंदर मैंने जो देखा
उससे भयानक चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मेरा नाम राज है और ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे अपने अलग अलग व्यूअर्स के ईमेल्स मिलने लगे। एक एक्टिव यूट्यूब चैनल चलाने और एक पत्रकार होने के कारण मेरे चैनल पर काफ़ी व्यूअर्स थे। मैं मेरे चैनल पर बहुत ही रहस्य से भरी जगहों की वीडियोस डालता था जो लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते थे और पसंद भी करते थे। तो एक दिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया और उसने मुझे एक गुफा के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि उस गुफा के अंदर कई लोग लापता हुए थे। एक बार गुफा में जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। तो मैंने मेरे साथ चलने वाले ग्रुप के लोगों से इस बारे में बात की। मेरे साथी हैरी और सैम भी काफी एक्साइटेड थे और मैंने अपने जरूरी उपकरण इकट्ठे किए और उस रहस्यमयी गुफा की जांच करने का फैसला किया। 2 दिन बाद ही हम उस गुफा तक जाने के लिए निकल पड़े। जब हम उस जगह पर पहुंच गए तो हमने अपना गोप्रो पहना, गुफा के एंट्री गेट पर एक कैमरा लगाया और हमने खाने पीने का भी काफी सामान ले लिया क्योंकि पूरे चांसेस थे कि शायद हम गुफा में फंस जाए। हमारे कैमरामैन हैरी और हमारे ऑडियो इंजीनियर सैम गुफा में जाने के लिए तैयार थे। हम सबको ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था क्योंकि हमें भूत प्रेत में इतना विश्वास नहीं था। हम सब तो एक एडवेंचर के लिए इस गुफा के अंदर जाना चाहते थे। गुफा तो बहुत बड़ी लग रही है। तुम्हें क्या लगता है, हमें यहाँ कुछ अलग, कुछ खास मिलने वाला है? कुछ नहीं कह सकते यार, अभी तो बस हम यहाँ आए ही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हमने लगभग आधा घंटा बस घूमने और गुफा की संरचना को देखने में बिताया। जैसे जैसे हम चलते गए गुफा बहुत टाइट होती गई और हमें डर महसूस होने लगा। वहां एक अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जानवर की लाश सड़ने से वो गंध आ रही हो। हम गुफा के एक हिस्से पर पहुंचे जो कभी खत्म ना होने वाली अंत की तरह लग रहा था, लेकिन जमीन पर एक बड़ा छेद था। वह छेद एक इंसान के फिट होने के लिए काफी था, इसलिए बिना झिझक के मैं कूद गया। हैरी मेरे ठीक पीछे आया, लेकिन सैम ने वही रहने का फैसला किया। गुफा की वो जगह बहुत टाइट थी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की तो एकदम से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए हमारी तरफ आए, जिससे हम बहुत डर गए। अपने आप को संभालते हुए हम फिर से किसी तरह आगे बढ़े। वहां इतना अंधेरा था कि हमारी फ्लैशलाइट भी आसपास की जगह को पर्याप्त रोशनी नहीं दे पा रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वहां तापमान बहुत गर्म होगा, लेकिन उल्टा हुआ। अंदर वहां कड़ाके की ठंड थी। जगह इतनी तंग थी कि हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। जैसे जैसे हम अंदर गए हम रेंगते हुए जाने लगे। राज, मुझे लग रहा है हमें वापस चले जाना चाहिए। अब मुझे सचमुच डर लग रहा है। बेशक डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग ढूंढना चाहता हूँ। कुछ तो मिलेगा यार, जिससे हम कुछ सनसनीखेज ढूंढ सके और बहुत सारे व्यूज और लाइक्स बटोर सके। मैं कहीं नहीं जा रहा यार, सचमुच मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ तो गलत है। राज डर मत यार, ये हमारा काम है। हम कोई पहली बार ऐसी जगह पर नहीं आए हैं। अभी भी सोच ले। मैं सब सोच कर ही आया हूँ। वो पहले तो झिझक रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने मेरा पीछा करना जारी रखने का फैसला किया। 1 घंटे तक बिना रुके रेंगने के बाद हम आखिरकार गुफा के एक हिस्से में पहुंच गए। यह एक बड़ी जगह थी, खुली जगह थी। आखिर हम पैरों पर खड़े हुए। वहां थोड़ा आगे जाकर एक झरना बह रहा था। हम झरने के पास गए। ये झरना कहाँ से बह रहा है? गुफा में तो कोई जगह भी नहीं दिखाई दे रही थी। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, पानी आ कहाँ से रहा है? चलो, जहाँ से भी आ रहा है हमारे लिए तो अच्छा ही है, फ्रेश पानी। हाँ सही कहा। मैं झरने के पास गया और मुझे झटका लगा क्योंकि पानी इतना ज्यादा ठंड था कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे। वहां उस जगह पर आसपास बहुत सारी अजीब तरह की फंगस लगी हुई थी, जिसका साइज बहुत बड़ा था, बिल्कुल पेड़ की तरह, जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं चलकर थोड़ा और आगे गया तो फंगस के पेड़ के ठीक पीछे एक आदमी की लाश गली पड़ी थी। उसकी लाश पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े लगे थे। उसका मांस खा रहे थे। आधी लाश तो वो खा चुके थे। उसके शरीर की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को मरे हुए काफी समय बीत चुका है। उसके शरीर की जांच करने पर मैंने एक उपकरण देखा जो वॉइस रिकॉर्डर जैसा था। मैंने वो वॉइस रिकॉर्डर ले लिया। जब मैंने इसे लिया तो मुझे फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने डिवाइस के अंदर की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दिया। कुछ रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी,
इसलिए मुझे बीच से ही उस बेचारे की कहानी सुननी पड़ी। इसे मैंने सुना। मैं कुंवर हूँ। ये मेरा पहला दिन है। मुझे अपने दोस्त नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस गुफा से बचने का रास्ता खोजने के लिए अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अभी मैं अपनी जगह पर इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई वापस नहीं आया है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा इस गुफा में दूसरा दिन है। मुझे लगता है कि मेरे पास 4 दिन का खाना बचा है। भूख से बचने के लिए मैं हर दिन कम खाना खाना शुरू कर दूंगा। मुझे इस जगह की आदत पड़ रही है। आज तीसरा दिन है और मैंने अभी तक अपने बाकी दोस्तों की आवाज़ नहीं सुनी है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। आज चौथा दिन है। बहुत बुरा, बकवास, गंदी जगह है। कोई बचाओ मुझे। मुझे मेरे एक साथी का कटा हुआ हाथ मिला है। मैं नहीं जानता उसका बाकी का शरीर कहाँ है। आज 5वां दिन है। मेरे पास खाना नहीं बचा है। मैंने हाल ही में गुफा की गहराइयों में कुछ जानवरों की आवाज़ सुनी है। मैं मर रहा हूँ। मेरा दोस्त रमन मुझे मिल गया है। ये यहाँ सो रहा है। तभी उस आदमी के जोर से चीखने की आवाज आती है। उसका दोस्त रमन उस पर हमला कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। नहीं। रिकॉर्डिंग उस दर्द के चिल्लाने के साथ खत्म हो गई। हम दोनों रिकॉर्डिंग सुनकर हक्के बक्के रह गए। तुम्हें क्या लगता है उसके दोस्त ने उसे मारा होगा? हाँ शायद, अंधेरे में उसे क्लियर दिखाई ना दिया हो। तभी वहां उस रास्ते से किसी की आवाज आने लगी। चौकन्ने हो जाओ, कोई आ रहा है वहां से। इन पेड़ों के पीछे छिप जाओ जल्दी। तभी अचानक हमने देखा कि वहां से सैम आ गया था। सैम, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम खुद यहाँ आकर पछता रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? हम सब तो कितने एक्साइटेड थे। यहाँ देखो, ये देखो। ओह शिट मैन, ये कौन है? मैं अभी भी कह रहा हूँ हमें वापस चलना चाहिए, वरना हम भी इस लाश की तरह यहाँ पड़े होंगे। प्लीज चलो यहाँ से। ठीक है, चलते हैं। तभी चारों तरफ से एक भयानक आवाज आती है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी। ये कैसी आवाज है? कुछ तो है यहाँ पर। सैम बातें करते करते उस झरने के पास चला जाता है। इस पानी के आने की कोई तो जगह होगी, है ना? हम ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो झरने के पास ही खड़ा था और तभी झरने के पीछे से 2 बड़े बड़े हाथ निकल कर आए और सैम को पकड़कर खींचकर झरने के अंदर ले गए। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी गुफा के अंदर पत्थर गिरने लगे। सैम! ओह माय गॉड, वो क्या चीज थी? वो कैसे हाथ थे? ये कोई जानवर नहीं था, पर यह इंसान भी नहीं था। हम भी मरेंगे राजब, हम भी मरेंगे। ऐसे मत बोलो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो बिना कोई देरी किए भागो यहाँ से। जैसे ही हम उसी रास्ते से वापस जाने लगे तभी हैरी को अपने नीचे जमीन पर कोई परछाई दिखाई दी। जल्दी चलो, यहाँ कुछ है, जल्दी। चल रहा हूँ। भागो यार, ये हमारे ऊपर है। हमने जैसे ही ऊपर देखा, एक बड़ी काले रंग की चीज जो जानवर नहीं थी ना इंसान, मैं उसे भूत कह सकता हूँ। पूरा काला, पीली आंखें, बड़े दांत, भयानक तरीके से ऊपर दीवार पर चल रहा था। उसके एक हाथ में सैम का सिर था। हम दोनों ने उसे देखकर भयानक चीख मारी और उसने अपना बहुत बड़ा मुंह खोल लिया और सैम के सिर को पूरा चबा के खा गया। हम जल्दी से वापस उसी तंगी रास्ते पर रेंगते हुए जाने लगे। मैं आगे था और हैरी मेरे पीछे था। मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं मुड़कर देख सकूं। तभी अचानक से वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और मुझे हैरी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं वापस नहीं जा सकता था। हैरी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हैरी, हैरी! कोई हलचल भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैं और ज्यादा डर गया। तभी मैंने तेज भयानक चीख पुकार सुनी। यह हैरी की आवाज लग रही थी, पर हैरी के साथ उस राक्षस की आवाज भी आ रही थी। मैं चिल्लाया। मैंने बार बार हैरी का नाम पुकारा, हैरी, हैरी! लेकिन रेंगना नहीं छोड़ा। हैरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने अपनी स्पीड तेज की और तभी मुझे मेरे पीछे हलचल सुनाई दी। कोई मेरे पीछे से आ रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वो हैरी नहीं था, वो वही भूत था।
मैं पूरे जोर के साथ रेंग रहा था। उस गुफा के इंटर पॉइंट मेरे सामने था। मैं बस बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस राक्षस ने मेरी टांगों को बड़े दांतों से पकड़ लिया। मैं अब दरवाजे पर ही था, लेकिन वो मेरी टांगे एक लकड़ी की तरह चबाकर तोड़ कर ले गया। मैं बता नहीं सकता था कि मैं कितने दर्द में था और बुरी तरह चिल्लाते हुए अपनी पूरी जिंदगी की हिम्मत जुटाकर उस भूतिया गुफा को पार कर लिया। मैं तो किसी तरह उस भूतिया गुफा से बाहर आ चुका था, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं आया। मैं नहीं जानता अपनी टांगे शरीर से अलग होने के तुरंत बाद ही वो हिम्मत मुझ में कहां से आई। हमें वहां से गए हुए कई महीने हो गए हैं। हमने वो भयानक हवेली छोड़ दी है। हफ्तों की पीड़ा और डर के बाद हमने आखिरकार तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, और इसलिए हमने अपना सामान पैक कर लिया और वहां से निकल गए। मैं समीरा हूँ। मैं पिछले 2 साल से मेरे बॉयफ्रेंड सौरव के साथ रह रही हूँ और 5 महीने पहले ही हमने शादी भी कर ली। हम रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। ऑनलाइन सर्चिंग के दौरान हमने बहुत से घर देखे जिनका रेट काफी ज्यादा था। तभी स्क्रॉल करते हुए हमें 3 किलोमीटर दूर एक हवेली दिखी जिसका रेट काफी कम था। मैं और मेरे पति इसे देखते ही खुश हो गए और इसे अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। इसलिए बिना सोचे समझे हमने हवेली के मालिक से कॉल पर बात की। अगले दिन हम हवेली देखने गए। बाहर से ये शानदार लग रही थी, काफी बड़ी थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि इसका मालिक हमारे साथ हवेली में नहीं आया था। हम हवेली के बाहर खड़े होकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। ये मेहरा आ क्यों नहीं रहा है? आता होगा, देखते हैं कुछ और देर। उसे कॉल करके पूछो आएगा भी या नहीं। सौरव ने उसे कॉल की। मेरा जी, हम हवेली पर पहुंच गए, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कब तक आएंगे? मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, आप हवेली देख लो, अगर पसंद आ जाए तो हम डील पक्की कर लेंगे। हम अंदर गए। हवेली अच्छी थी, काफी पुराने सामान भी रखे हुए थे। हवेली देखने के बाद हमने डील पक्की कर ली और अब वो शानदार हवेली हमारी थी। अगले ही दिन हम एक बड़े ट्रक में सारा सामान रखकर अपनी कार में हम वहां पहुंचे। दिन भर के काम के बाद काफी थकान हो गई थी। उस रात हम सोने चले गए। मैं बहुत खुश थी। सोने से कुछ देर पहले मैं बेड पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। कुछ देर बाद मैंने किताब को बेड के साइड टेबल पर रख दिया और सो गई। उसी रात मैं अचानक आधी रात में जाग गई थी। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने आंखें तिरछी करके खिड़की की तरफ देखा। वहां काफी अंधेरा था। काफी जोर जोर से हवाएं चल रही थी, जिससे खिड़की का पर्दा बहुत तेज और काफी ऊपर तक उड़ रहा था। बीच बीच में मुझे खिड़की के बाहर साया भी नजर आ रहा था। काफी अजीब स्थिति थी। मैं जम गई थी। मैं कोशिश करती रही, लेकिन आंखों के अलावा कुछ नहीं हिला पाई और न बोल पा रही थी। मेरा मुंह नहीं खुल रहा था, मानो जैसे किसी ने मेरे होंठ सिल दिए हो। खिड़की पर खट खट की आवाज आई, फिर मेरा पसीना बहने लगा। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। खिड़की पर कोई था जो इस पर खट खट कर रहा था। मैं उस साए का भयानक हाथ खिड़की पर देख रही थी। मैं जानती थी कोई मुझे देख रहा है, लेकिन कौन था? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपना सिर नहीं घुमा पाई। मेरे साथ सौरव के अलावा उस घर में कोई नहीं था और सौरव तो मेरे साथ ही सो रहा था। कुछ देर में खटखट बंद हो गई। फिर मुझे वो परछाई बहुत तेजी से छत की ओर जाती हुई दिखाई दी। लगातार मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा शरीर और मुंह बांध दिया था। फिर एक भारी आवाज आई, भूख भूख। कोई भूखा था, भूख भूख कह रहा था। उसके बाद मुझे याद नहीं, मैं डर के मारे शायद बेहोश हो गई या मुझे नींद आ गई। जब मैं उठी तो सुबह हो चुकी थी। सौरव अभी भी सो रहा था। मैंने देखा कि मेरी किताब जमीन पर 4 फीट दूर पड़ी है। मुझे रात का सब सीन याद था, लेकिन फिर मुझे ये भी लगा शायद ये एक सपना था। मुझे उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं लगी।
मैंने मान लिया कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाने के लिए रसोई में जाने लगी। सौरभ भी तब तक उठ गया था। मैं हैरान थी क्योंकि रसोई ज्यादातर सफेद और काले रंग की थी। हर जगह फंगस और मिट्टी जमी हुई थी। सिंक में काले दाग और जंग लगा हुआ था। दीवारों में दरारें पड़ गई और अलमारियां टूटी फूटी थी। 2 दिन पहले जब हम हवेली देखने आए तो रसोई में ऐसा कुछ भी नहीं था। सौरभ, सौरभ जरा यहाँ तो आओ, देखो ये क्या है। सौरभ समीरा की आवाज सुनकर वहां आता है। क्या हुआ? ये देखो, रसोई कल ऐसी तो नहीं थी, ये सब क्या है? ऐसी ही तो थी, मतलब ऐसी ही होगी यार। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरी तरह तूने भी ध्यान नहीं दिया होगा। अब एक दिन में रसोई का इंटीरियर तो बदलने से रहा। हाँ सही कह रहे हो, ऐसे ही थोड़ी इतने सस्ते में हवेली बेच दी। अब ये सब ठीक करवाने के पैसे तो हमें ही लगाने हैं। मुझे सौरभ की बात सही लगी। उसके बाद हमने नाश्ता किया, अपने काम पर चले गए। रात को हम दोनों वापस आए। मैंने देखा कि जंग लगा दागदार सिंक अब पूरी तरह से बेदाग था। सौरभ और मैं एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। सच कहूं तो घबराए हुए भी थे कि ये सब क्या हो रहा था। मैंने हाथ धोने के लिए सिंक का नल चलाया तो पानी की पाइपों में एक गड़गड़ाहट की तेज आवाज आई। जब पानी आया तो देखा पानी मैला गंदा था और ऐसा लग रहा था कि उसमें कचरा और गंदगी थी। लगता है टंकी में कचरा है, इसे भी साफ करवाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये सिंक अपने आप कैसे साफ हो गया? तुमने देखा था ना सुबह यहाँ कितनी गंदगी थी। हाँ हो सकता है मेरा जी ने कोई मेड लगा रखी हो हवेली की देखभाल के लिए। हो सकता है। उन्हें कॉल करके पूछो कि उनकी तरफ से यहाँ कोई सफाई करने आता है क्या। सौरभ ने मेहरा जी को कॉल की, लेकिन उसका फोन बंद था। अचानक अलमारी के ऊपर रखा एक कांच जोर से नीचे गिर गया। हम चौंक गए। तभी अलमारी के अंदर से कुछ आवाज आने लगी, जैसे इसमें कुछ था। हम दोनों डर गए। सौरभ, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसमें क्या है? डरो मत, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज पुलिस को बुलाओ, कुछ गड़बड़ है यहाँ। कौन है? मुझे तो कल से ही लग रहा है ये जगह सही नहीं है, हमें नहीं रहना चाहिए यहाँ। सौरभ अलमारी के पास जाने लगा। मैंने सौरभ का हाथ पकड़ लिया और उसे अलमारी के पास नहीं जाने दिया। अचानक अलमारी खुल गई और उसमें से काली बिल्ली कूदकर बाहर निकली। ओहो, ये कमबख्त बिल्ली डरा रही थी कब से। मुझे लगता है इसी बिल्ली ने सिंक की गंदगी भी खाली होगी। अच्छा मजाक है। इसके बाद हम डिनर करके एक कमरे में सोने चले गए। मैं रोज की तरह किताब पढ़कर कुछ देर में सो गई। आधी रात में ये आवाज सुनकर मैं जाग गई। पिछली रात की तरह मैं बिल्कुल नहीं हिल पा रही थी, सिर्फ आंखें हिला सकती थी। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैंने नजरें तिरछी की। एक तरफ सौरभ सो रहा था, दूसरी तरफ मेरे बगल में जमीन पर मेरे पास कोई बैठा था, लेकिन मैं गर्दन नहीं हिला सकती थी। मेरे आंसू बहते रहे। वो इंसान नहीं था, बिल्कुल काला भयानक शैतान भूत साया था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खड़ा हो गया। वो बहुत लंबा था, लगभग 8 फीट। उसके हाथ इंसानों जैसे नहीं थे। वो बेड पर मेरे पैरों के पास आ गया और मुस्कुराने लगा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। फिर मैं नहीं जानती मैं कब सो गई और जब उठी तो सुबह हो गई थी और मेरी किताब वहीं 4 फीट दूर गिरी हुई थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो सपना था या सच। मैं रोने लगी और मैंने सौरभ को उठाया, उसे सारी बात बताई। लेकिन ये सच नहीं हो सकता समीरा, तुमने सपना ही देखा है, मैं जानता हूँ। मतलब तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे ना? तुम्हें लग रहा है मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे लिए जागता रहूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। जब मैं रसोई में गई तो ये फिर बुरी हालत में थी और सिंक में काले धब्बे और गंदगी थी। हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था। इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। मैं कह रही हूँ हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। कैसी बात कर रही हो? ये हमने खरीदी है हमारे लिए, ऐसे कैसे छोड़ दें? मरने से तो बेहतर है ना इसे छोड़ना। बस भी करो, आज ही रात देखते हैं क्या होगा।
सौरव और मैं बेड पर बैठे थे। कुछ देर बातें करने के बाद मैं सो गई। आधी रात में फिर से वही आवाज आई, भूख भूख। मैं जाग गई। कमरे में कोई भी नहीं था। मैं डर गई, लेकिन ये सपना नहीं था। मैं हिल सकती थी। मैं भागकर कमरे से बाहर गई और सौरव को बुलाने लगी। सौरव, सौरव कहाँ हो तुम? मैंने देखा कि सौरव अंधेरे में रसोई के पास डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ खा रहा था। मैं उसके पास गई। सौरव, आधी रात में यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तो डर ही गई थी। भूख भूख। समीरा चिल्लाती है और सौरव अपना चेहरा समीरा की तरफ करता है। सौरव चूहा खा रहा है। समीरा जोर जोर से चिल्लाती है। सौरव का चेहरा बिल्कुल काला और उस भूत जैसा दिख रहा था। मैं डर से चिल्लाते हुए भागकर अपने कमरे में आ गई और मैंने देखा कि सौरव कमरे के बाथरूम से बाहर निकल रहा है। तुम यहाँ हो तो वहां वो कौन था? सौरव, चलो यहाँ से अभी। यहाँ कोई भूत है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा वहम है ये सब? अच्छा दिखाओ, चलो कहाँ है? आज तुम उस भूत को छोड़ूंगा नहीं। मैं सौरव के साथ रसोई में गई तो वहां कोई भी नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, यही था। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं अब। हम दोनों वापस कमरे में जाने लगे। तभी डाइनिंग टेबल से बर्तन गिरने की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा तो सभी बर्तन हवा में उड़कर गिरने लगे। वहां कुर्सी पर वही भयानक काला साया बैठा था। अब सौरव को भी यकीन हो गया था कि वो मेरा वहम नहीं था। मैं और सौरव डर के मारे जल्दी से वहां से भागकर कमरे में चले गए। मैंने कहा था ना, ये हवेली भूतिया है, वो हम दोनों को मार देगा। अब क्या करें, कैसे बचे? ये साया सिर्फ अंधेरे में ही आता है। जल्दी से कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दो। हमने कमरे की सारी लाइट्स ऑन की, लैंप जला दिए और मोबाइल की टॉर्च भी ऑन कर ली। पूरे कमरे में रोशनी हो गई थी। अचानक तेज आवाज के साथ हमारा दरवाजा टूट गया। दरवाजे पर वही भूत था, लेकिन कमरे की रोशनी देखकर वो खिड़की की ओर से बाहर निकलकर कहीं गायब हो गया। हम रात भर जागते रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सौरभ, सुबह होते ही हमें इस हवेली से निकलना होगा। हाँ समीरा, तुम ठीक कह रही हो, वरना ये शैतान हमें मार डालेगा। जैसे ही सूरज निकला, मैं और सौरभ दोनों पहले कमरे से बाहर आए और देखा कि वो शैतान कहीं अभी भी हवेली में ही तो नहीं है। थोड़ा यहाँ वहां देखने के बाद हम दोनों ही जल्दी से उस हवेली से बाहर निकल आए और उससे काफी दूर चले गए और उस दिन के बाद से वापस कभी उस हवेली की तरफ भी नहीं गए। हमने वो हवेली छोड़ दी। एक और रात वहां रहना मौत को गले लगाने जैसा होता। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।